हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस पाठशाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ओके, सो मैं हूँ शिखा दुबे और वेलकम टू जेएस पाठशाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। सो बेसिकली हम पहले तो चैप्टर के नाम पे से डिस्कस कर लेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। मतलब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स है या फिर हमारे एनिमी है, ये सिंपल से इसका चैप्टर का नेम सजेस्ट करता है। ठीक है, सो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Living organism around us which we cannot see with unaided eyes called as microorganisms or microbes। तो क्या बोला गया है कि हमारे जो आसपास में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिन्हें हम हमारे खुले आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजुआ और मल्टीसेलुलर सच एज मेनी algae एंड फंगाई। तो क्या बोला गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी रह सकती है या फिर मल्टी सेलुलर भी रह सकते हैं। ठीक है, सो इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन नहीं बताई गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ही रहने चाहिए या मल्टी सेलुलर ही रहने चाहिए। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल, मॉइस्ट ब्रेड इन रेनी सीजन गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ग्रेश जैसे कलर का हो जाता है और उसमें फंगस ग्रो होना चालू कर देती है अगर हमने ब्रेड को ऐसे ही खुली जगह पर अगर रख दिया रेनी सीजन में। ठीक है, आपने भी कई बार देखा होगा ऐसा। मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड, जैसे कि अगर हम खेत की जो कुछ मिट्टी, खेत की क्या कहीं के भी अगर हमने मिट्टी लेके आए और अगर उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप में हमने देखा तो क्या पता चलता है कि उस मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अगर हमने कोई तालाब से या लेक पे से कोई कुछ बूंद लेके आए पानी की और अगर उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर उसका देखा अगर वो पानी को, तो क्या मिलता है कि उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली चार टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे गए और इसी के अंदर में बाकी सब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, सो बेसिक जो चार टाइप्स है वो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और फंगी भी बोलते हैं इसको, प्रोटोजुआ एंड अलगी। सो बैक्टीरिया से कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में उसको भी लिखा है, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। देन फंगाई से होता है नेल इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन। प्रोटोजुआ से होता है डिसेंट्री, मलेरिया, डेंगू। ओके, और अलगी बेसिकली ये प्लांट्स डिसीज़ ज़्यादातर होता है अलगी से। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे इसका भी। और इसके आगे लिखा है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स of the host organism which may be a bacterium, plant or animal. Serious diseases like polio, chickenpox and COVID-19। COVID-19 तो मैंने अभी ऐड किया है क्योंकि रिसेंटली हम उसके साथ में ही है, हमारे साथ ही है वो। वो भी पढ़ना इसी के साथ में आ जाता है। ठीक है, वायरसेस के लिए भी उन्होंने कहा गया है कि वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, बट ये बाकी जो हमने 4 कैटेगरीज जो बताई है, जो जैसे कि वो बताया बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड एल्गी, ये चारों से अलग होते हैं वायरसेस। क्योंकि वायरसेस का बेसिक फंडा क्या होता है कि वो कहाँ ग्रो करते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर कोई प्लांट हो, उनके अंदर वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को। वायरसेस ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। और हमने कुछ डिसीज़ के नाम बताए जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, कोविड-19। ठीक है, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू marshlands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on their organisms on other organisms while other exist freely. अब ये सब जो है बताया हुआ है, ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कि वो कहाँ कहाँ हमें मतलब मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वो रह सकते हैं और उनका कुछ ऐसा पर्टिकुलर सा एनवायरनमेंट नहीं बताया हुआ है, वो कहीं पे भी रह सकते हैं। मतलब
आइस कोल्ड रीजन से लेके अगर कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे भी और हॉट स्प्रिंग्स में भी, ठीक है, डेजर्ट में भी या फिर मार्शी लैंड में भी। और कभी कभी तो जैसे वायरसेस के बारे में बताया हमने कि होस्ट की बॉडी के अंदर भी वो पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बताई हुई है। जैसे फर्स्ट जो पिक्चर है वो स्पाइरल बैक्टीरिया की है, जो सेकंड है वो है रॉड शेप बैक्टीरिया, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड जो पिक्चर्स है वो बैक्टीरिया की है, ठीक है। और जो नीचे जो सेकंड रो में दो पिक्चर्स दिखाई हुई है वो अलगी की है। पहला तो है क्लाइमिडाइनोमस, ओके, डायमोनस, एंड सेकंड वन इज पायरोगायरा, ओके। देन थर्ड वन इज प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ की भी आपको दो डायग्राम्स बताई हुई है, अमीबा एंड पैरामोशियम, ओके। देन फंजाई की आपको तीन डायग्राम्स बताई है। जो फर्स्ट है वो ब्रेड मोल्ड, मतलब जो ब्रेड में होता है वो मोल्ड आती है। फिर जो सेकंड वन है इट इज़ पेनिसिलियम, एंड थर्ड वन इज aspergillus, okay। So these are the some examples of microorganisms, ठीक है। अब हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। बेसिकली ये चैप्टर में क्या बताया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं या फिर वो हमारे किस तरीके से एनिमी बन जाते हैं, ये हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या रिलेशन आता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है। सो कैसे हमारा कैसे उनके साथ में रिलेशन है वो आप आगे पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम बी बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। Okay, let us study about them in detail. So first one is friendly microorganism and second one is harmful microorganism. So जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ पे कि हमारे लाइफ के साथ में इनका बहुत बड़ा रोल बनता है, ठीक है। सो कुछ तो है हमारे बेनिफिट के लिए भी है और कुछ जो है वो हमारे हार्मफुल हो जाते हैं हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो टाइप आते हैं इसके, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो पहला इसका यूज़ क्या होता है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है। अब कर्ड और ब्रेड के बारे में हमें पता है, तो कैसे बनता है और कैसे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है वो एक बार देख लेते हैं। सो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आउट ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब देखो कर्ड में कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस, ओके। वो क्या करती है, कर्ड को फॉर्म होने में मदद करती है, कर्ड को बनने में मदद करती है, ठीक है। इट गेट्स ईजिली मल्टीप्लाइड इन मिल्क व्हेन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू इट। क्या होता है कि जैसे आपने आपके मम्मी को भी देखा होगा दही बनाते हुए, कैसे बनाते हैं कि दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं और रात भर उसे रखते हैं और सुबह क्या होता है कि उसका दही हो जाता है, पूरे मिल्क का दही बन जाता है। कैसे, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, ये क्या करती है, अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। मतलब एक के दो बैक्टीरिया होती है, दो के चार बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं और रात भर के ड्यूरेशन में वो पूरा का पूरा मिल्क को कन्वर्ट कर देती है दही में, ठीक है। सो इस टाइप से वो अपने आप को रेप्लिकेट करती है। So bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other items, ठीक है। बहुत सारे फूड आइटम्स में बैक्टीरियाज का यूज़ है, ओके। बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ईस्ट के बारे में भी आपने बहुत जगह सुना होगा, बेकरीज वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बेटर। अब क्या होता है, जैसे आप घर पे कभी मम्मी राइस इडलीज और डोसा का जब बैटर बनाती है तो बैटर में क्या होता है, कर्ड का भी इस्तेमाल होता है वहाँ पे और ईस्ट भी डालते हैं कहीं कोई कोई जगह पे, ठीक है। तो ईस्ट वगैरह क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके डालने की वजह से बैटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि वो जो बैटर है उसका पूरा जो साइज़ है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होता है और वो ईस्ट वगैरह क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से रेप्लिकेट कर सकते हैं, ओके। सो उसकी वजह से क्या होता है कि बैटर आपका फूल जाता है, ओके। सो यहाँ पे लिखा भी होगा, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ओके। सो ये उसका मेन मोटिव है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स की वजह से क्या होता है कि जो बैटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने लगता है।
ड्यू टू दिस basis of yeast it is used in baking industry for making breads, pastries and cakes. इसी यूज़ की वजह से इसको बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, क्या बनाने के लिए, ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स एक्सेट्रा. ओके, सो ये एक उसका यूज़ हो गया. जो सेकेंड यूज़ है वो है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो अब कमर्शियल यूज़ देख लेते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ईस्ट आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. ये तीन चीज़ें बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया ही समझ लो आप, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्ट. मतलब अगर आपको लार्ज स्केल के लिए प्रोडक्शन करना है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन करना है, तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. किन चीज़ों में? अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर बनाने में. ठीक है, विनेगर को आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो. ठीक है. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ले, wheat, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा. ठीक है. तो आप किस किस में मतलब आपको पहले तो ईस्ट ग्रो करना पड़ता है नेचुरल शुगर पे. ठीक है. नेचुरल शुगर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? बर्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, जो नेचुरल शुगर्स पाई जाती है. ठीक है. वो कम क्वांटिटी में होती है व्हीट, राइस में, बट नेचुरल शुगर हर इसमें प्रेजेंट होती है. ओके. सो इस तरीके से ईस्ट को बनाया जाता है. ठीक है. सो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. अब क्या होता है कि जैसे अगर आपने कुछ क्वांटिटी में वाटर लिया और वाटर में क्या किया आपने, शुगर को डाल दिया और उसमें ईस्ट अगर डाल दिया, तो क्या होता है कि ईस्ट क्या करेगा, वाटर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. यही यहाँ पे बताया गया है कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. और ये प्रोसीजर ये प्रोसेस जो थी वो डिस्कवर्ड किसने की? लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. ओके. ये सब आपको याद रखना है. जो थर्ड इसका यूज़ है वो है मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन. जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं या कैप्सूल्स देते हैं. ठीक है. और उसको पेनिसिलिन भी बोलते हैं. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इनका सबका सोर्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दिस मेडिसिन्स किल्स or stop the growth of the disease causing microorganisms such medicines are called as antibiotics. वो क्या करते हैं कि जो आपका डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करते हैं ये एंटीबायोटिक्स. ठीक है. these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Some examples are streptomycin, tetracycline and सॉरी वो थर्ड जो नाम था वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे. ओके. सो ये तीन नाम है आपके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन. मैं आपको थर्ड नाम बताती हूँ. ओके. सो एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स में भी इसका इन्फेक्शन अगर हुआ तो आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हो. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीजेस. और प्लांट डिसीज़ को कंट्रोल करने में भी एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 इन्वेंटेड पेनिसिलिन. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया था. ओके. और जो फोर्थ यूज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है वैक्सीन का. इतने में हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बनना शुरू है, उसके ऊपर जो रिसर्च है वो चालू है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है. ठीक है. सो वैक्सीन का इतने में हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है. तो वैक्सीन भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ही बनती है. ठीक है. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. क्या होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडीज़ क्या करती है कि उससे फाइट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ अपने आप प्रोड्यूस करती है.
ये हमारी इम्यूनिटी होती है बॉडी की कि एंटीबॉडीज़ वो अपने आप प्रोड्यूस करती है। बट अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन उसको हेल्प करती है एंटीबॉडीज़ बनाने में, ठीक है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार करने में वैक्सीन हेल्प करती है, और यही काम होता है वैक्सीन का, ठीक है। और उसके बाद में भी अगर एक बार डिसीज़ अगर हमें हो जाता है, उसकी वैक्सीन हमने ले ली, तो वो बॉडी उन एंटीबॉडीज़ को रिटेन करती है। ओके, बॉडी मतलब एंटीबॉडीज़ को पता होता है कि ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डबल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमें इससे फाइट करना आना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो जो उनकी मेमोरी होती है वो बड़ी शार्प होती है एंटीबॉडीज़ की। सो अगर फिर से दोबारा से वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है तो वो क्या करते हैं, फाइट बैक करते हैं और उसको तभी हरा देते हैं। ओके, सो बॉडी को डबल से फिर वो डिसीज़ नहीं हो पाता। सो ये काम है वैक्सीन का। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbe forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, polio and hepatitis can be prevented by vaccination. Okay, so ये जो सारे diseases है वो vaccination से clear हो सकते हैं. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. smallpox के लिए जो वैक्सीन जो डिस्कवर्ड किया था वो थे एडवर्ड जेनर इन 1798. ओके, नाउ फिफ्थ यूज इज increasing soil fertility. Some bacteria like blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. क्या करते हैं ये जो blue-green algae होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है वो रूट्स में फिक्स करने का काम करते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि सॉइल को नाइट्रोजन मतलब न्यूट्रिएंट मिलता है, नाइट्रोजन मतलब ही न्यूट्रिएंट हो गया, और उसकी वजह से क्या होता है, रूट्स के थ्रू वो पूरे प्लांट को नाइट्रोजन का सप्लाई करते हैं और इंक्रीज द फर्टिलिटी, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो नाइट्रोजन कितना यूज़फुल है और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ओके, इनको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. अब जो सिक्स्थ यूज़ है वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. The plant waste as well as dead organic matter and animal waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. अब क्या होता है, जो प्लांट वेस्ट और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कन्वर्ट होता है मैन्योर के फॉर्म में. जैसे हमने पहले भी लेसन में देखा था कि हमें जो मैन्योर बनाना होता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का हमने डिफरेंस देखा था कि जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है और जो फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है, मैन मेड फर्टिलाइज़र हम जिसे कहते हैं. सो इनको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रोब्स यूज़ होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा हेल्प ही कर रहे हैं ये मैन्योर बनाने की वजह से. और मैन्योर की वजह से क्या होता है कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. सो ये क्या होता है, ये क्लीनिंग करने का काम करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो डेड एनिमल्स होते हैं, ये सबको क्लीन करने, ये सबको डिकम्पोज करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. सो डिकेइंग प्लांट एंड डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड decomposed by microorganism and converting them into simple substances and they thereby clean the environment. और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा environment clean होने लगता है, ठीक है. अब जो सेकेंड टाइप है वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमने पहला टाइप देखा वो था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब जो सेकेंड टाइप है वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. फर्स्ट क्या है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. जो प्लांट, एनिमल और एज वेल एज ह्यूमन में डिसीज पैदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. वो क्या करते हैं, फूड को, क्लोथ्स को और जो भी हमारी जो चीज़ें होती है जैसे अब चादर ये या फिर कॉटन बोल सकते हैं जिसको, उनको जो स्पॉइल करने का काम करते हैं वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है. अब हमें फर्स्ट टाइप देखना है इसका, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू 4 ways. ओके, फर्स्ट वन इज एयर,
second one is water, third one is food, and fourth one is they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. ठीक है, तो आपको चारों वेज पता है. पहली तो है एयर, फूड, वाटर एंड देन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके, माइक्रोबियल डिसीजेस जो भी रहते हैं किसके थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं? एक तो एयर, वाटर, फूड और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. ये सारे डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके, क्योंकि कम्युनिकेशन से जो फैलते हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. यही सब हो रहा है आज जो हम देख रहे हैं कोरोना के वजह से जो भी हो रहा है वो सब यही सब चीज़ों से हो रहा है. ठीक है, सो ये कोरोना भी जो हो गया वो कम्युनिकेबल डिसीज़ के ही कॉलम में आता है. ठीक है, सो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, और जो भी बेसिक हाइजीन जो हमें बताई जा रही है उन सब का हमें बहुत ही सख्ती से हमें हमारे रूटीन में लाना है. ठीक है, बार बार हमारे हाथ हमें डेटॉल से या साबुन से धोने हैं, बाद में उसे हमें सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल करना है. ओके, सो ये बेसिक जो हाइजीन है अगर हम रेगुलर हमारे लाइफ में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो हमें बिल्कुल भी ये डिसीज़ नहीं हो सकते. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. There are some insects and animal which act as carrier of disease causing microbes. अब कैसा होता है, कोई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली एंटर नहीं करते, जो पैथोजेंस होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते, तो वो कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपना रखते हैं. जैसे कि किसी चीज़ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ गए तो ठीक है, तो ऐसे भी कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन से होते हैं? हाउस फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती है वो एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. ठीक है, जो सेकंड वन है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जिससे आपको मलेरिया हो सकता है. ठीक है, और जो थर्ड वन है वो है फीमेल एड्स मॉस्किटो, जिससे आपको डेंगू होता है. सो क्या होता है कि जैसे हाउस फ्लाइज कहीं पे भी जाके बैठती है, जैसे जहाँ पे हम कचरा डालते हैं वहाँ पे जाके बैठ सकती है, या फिर जहाँ पे नाला बहता है वहाँ पे जाके बैठ सकती है, और वहाँ के जो पैथोजेंस है वो उसके बॉडी पे स्टिक होके अगर वो मक्खी अगर हमारे घर के आसपास कहीं आती है या घर के अंदर आ जाती है तो क्या होता है कि वो पैथोजन हमारे घर के अंदर आके हमको इन्फेक्ट कर सकता है. सो ये सब क्या होता है, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये सब पैथोजेंस की. ओके, सो हाउ टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. आपको पता है कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो उनके जो अंडे होते हैं या फिर जो उनके अंडे होते हैं वो पानी में देते हैं, साफ़ पानी या जहाँ पे जमा हुआ पानी है वहाँ पे देती हैं. सो हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर और फ्लावर पॉट एक्सेट्रा. बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. सो आपको जहाँ पे भी अगर ऐसा पानी पड़ा हुआ दिख रहा है, जैसे कूलर हो गया, टायर अगर आपका पड़ जाए, या फिर कुछ टूटे बर्तन होते हैं जो हम बाहर ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं, उससे क्या होता है रेनी सीज़न के टाइम पे अगर बरसात हुई तो वो पॉट में पानी जमा हो जाता है, तो वो पानी वैसा के वैसा अगर पड़ा रहा तो उससे क्या होता है कि मच्छर उसमें अपने अंडे देना चालू कर देते हैं और उसकी वजह से और भी मच्छर पैदा हो जाता है. तो ये क्या करते हैं, ये सारे जो मच्छर वगैरह हैं इससे हमें मलेरिया और डेंगू होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. सो आप क्या कर सकते हो कि अपना जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रख सकते हो ये सब चीज़ों से. तो अगर ये हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो ये सब बीमारियां हमें होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं. ओके, सो सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे डिसीजेस की लिस्ट दी हुई है और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है वो बताया हुआ है, और साथ में मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बताए हुए हैं. ठीक है, देन प्रिवेंटिव मेजर्स, और हम उसको नहीं होने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं वो भी बताया हुआ है. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं इसको. फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया. ओके, और ये एयर से फैलता है. ठीक है, अब ये जो चार है उनके प्रिवेंटिव मेजर्स एक ही है तो मैं आपको बाद में बताती हूँ. देन सेकेंड वन है मीजल्स वायरल डिसीज़ है और ये भी एयर मोड से फैलता है. थर्ड वन इज़ चिकन पॉक्स, ये भी वायरल डिसीज़ है और
एयर से भी होता है और कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट होने से भी होता है। देन फोर्थ वन इज़ पोलियो, ये भी वायरल डिसीज़ है और एयर और वाटर से फैलता है, ठीक है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसके, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सूटेबल एज। ओके, सो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। फिर बाद में जो सेकेंड है कॉलेरा, कॉलेरा ये बैक्टीरियल डिसीज़ है और वाटर और फूड से फैलता है। देन टाइफॉइड, टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिसीज़ है और वाटर से फैलता है। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इनके, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। ओके, अब ये सब चीज़ें क्या होती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली है, तो घरगुती उपाय यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं आते। यहाँ पे हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई कोई लोग क्या होता है कि घरगुती उपाय या फिर अंधश्रद्धा के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती है। सो ये चीज़ें हमें अब बंद करनी है, ठीक है। एज अ यंग जनरेशन अब आपको क्या करना है कि आपको आपके पेरेंट्स, अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो आपको समझाना है कि ये सब चीज़ें घरगुती उपाय से या फिर किसी के बोल देने से नहीं होता है। हमें प्रॉपर एक हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए और बाद में ही उसकी मेडिसिन और जो भी वो उन्होंने उपाय बताए हुए हैं वो करने चाहिए। ओके, हेपेटाइटिस ए ये वायरल डिसीज़ है और वाटर से फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, ये सबकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ओके, एंड मलेरिया ये प्रोटोजुआ से होता है एंड मॉस्किटो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट in your environment. Okay, so next one is disease causing microorganism in animal. अब हमने ह्यूमन में देख लिया, अब एनिमल्स में देखते हैं। several microorganisms not only cause diseases in human and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by वायरस। सो ये एंथ्रैक्स और दूसरा हो गया आपका फूट और माउथ का जो डिसीज़ होता है कैटल को, वो वायरल डिसीज़ है। सो ऐसे भी कई डिसीज़ होते हैं जो एनिमल्स को भी हो जाते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The diseases reduce the yield of crops. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. So आप chemicals का यूज़ करके इन माइक्रोब्स मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने क्रॉप्स का बचाव कर सकते हो। ओके, सो ये हो गए डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। सो सम कॉमन प्लांट डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ डिसीज़ बताए हुए हैं जो कॉमनली प्लांट्स को हो सकते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ये भी बताया हुआ है। पहला है साइट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से होता है और एयर से ट्रांसमिट होता है। सेकेंड वन इज़ रस्ट ऑफ व्हीट सीड्स, ये फंजाई से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ही है इसका भी। ओके, और जो लास्ट वन है वो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, उसे ओकरा भी कहते हैं। ये वायरल डिसीज़ है और ये इंसेक्ट से होता है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इंसेक्ट है। देन अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कह सकते हो, वो डिसीज़ तो नहीं फैलाते लेकिन फूड को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हम इनसे कैसे बचा जाए और ये फूड पॉइजनिंग एक्चुअली होता क्या है वो देख लेते हैं। सो फूड पॉइजनिंग बेसिकली क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड sometimes produce toxic substances. This make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it being spoiled. क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में ग्रो होना चालू कर देते हैं और अगर वैसे फूड का स्पॉइल्ड फूड का अगर हमने कंजम्पशन किया तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है, कुछ सीरियस केसेस में डेथ भी हो सकती है। सो हमें क्या करना है कि वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व फूड, हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ओके, फूड प्रिजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स बताई हुई है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, हमने पिछले लेसन में
कैसे प्रिजर्व करना और कैसे स्टोर करना उसके मेथड्स देखी हुई है। लेकिन वो क्या था, वो फील्ड में जब हम क्रॉप को पूरा हार्वेस्ट करने के बाद में जो स्टोर करते हैं उसकी टेक्निक्स बताई थी। लेकिन घर में अगर हमें कुछ फूड प्रिजर्व करना है तो उसमें क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो देखते हैं। हाउ डू वी preserve cooked food at home? Let us study the common methods of preserving food in our homes. First one is chemical methods. Okay, so chemical methods involve salts and edible oils are the common chemicals, okay, generally used to check the growth of microorganism. Therefore they are called as preservatives. क्या होता है कि सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पिकल्स बनाते वक्त, अचार बनाते वक्त क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल और ज़्यादा से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो अचार होता है वो हम नियरली हम 1-1.5 साल यूज़ करते हैं उसको। तो 1-1.5 साल अगर यूज़ करना है तो वो उसका जो क्वालिटी है वो उतनी मेंटेन होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके वजह से ज़्यादा ऑयल और सॉल्ट का यूज़ होता है। अगर सॉल्ट और ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है। सो ये दिस आर द केमिकल which are used in preservation of food. Okay, second one is preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा. ओके, देन सेकेंड वन इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. Jams, jellies and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil the food. Okay, so वो क्या करता है, growth को reduce कर देता है. Then preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetable, fruits, fish and meat are often preserved by this method. Okay, so these are the preservation methods. Then next example is heat and cold treatment. Boiling kills many microorganisms. Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. अभी आपने इतने 2 महीने के सीज़न में देखा होगा कि हम जो भी वेजिटेबल्स ला रहे हैं वो पहले लाने के बाद में हम पूरी तरह से उनको पानी से धोते हैं, बॉईल करते हैं. बॉईल तो हमें पता ही है पहले से कि कोई भी सब्ज़ी अगर हम ला रहे हैं तो उन्हें बनाने से पहले हमें गर्म पानी में उन्हें बॉईल करना होता है अच्छे से. उससे क्या होता है कि जो बाहर के जो कीटाणु होते हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और वो मर जाते हैं वहीं के वहीं. ओके, सो दिस आर सम प्रिजर्वेशन मेथड्स. बाय यूजिंग दिस वी कैन प्रिजर्व आवर फूड. ओके, नेक्स्ट वन इज पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन के बारे में आपने सुना होगा. पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. The milk is heated to about 700 degrees Celsius to 15 to 13 seconds. Okay, and then suddenly chilled and stored. By adding so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called as pasteurization. क्या होता है कि 15 से 30 सेकेंड के लिए 700 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म किया जाता है और अचानक से उसे ठंडा करके हम उसे स्टोर कर देते हैं. सो इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुक जाती है. इसे कहते हैं पाश्चराइजेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन. और लुइस पाश्चर ने इस प्रोसेस का इन्वेंशन किया था. देन स्टोरेज एंड पैकिंग. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल के दिनों में क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स और इवन वेजिटेबल्स भी जो है वो पैकेजेस में आते हैं, क्योंकि पैकेजेस के अंदर क्या होता है, एयर सील्ड जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहते हैं. सो हम उसका कंजम्पशन ईजीली कर सकते हैं. ओके, देन जो लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, बैक्टीरियम राइजोबियम इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. Rhizobium lives in the roots nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रोड्यूस होती है, रूट में रहती है और वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उन्हें रूट में फिक्स करने का काम करती है. ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि रूट्स को नाइट्रोजन मिलता है. मतलब क्या होता है कि जो
नाइट्रोजन तो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, बट क्या होता है कि प्लांट्स डायरेक्टली वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करता है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब करके रूट्स को सप्लाई करता है, और रूट्स क्या करते हैं फिर पूरे प्लांट को सप्लाई करती है नाइट्रोजन। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड through the times nitrogen gets fixed through the action of lightning, but the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, ये सबका जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है नाइट्रोजन। और हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। ओके सो और उन्होंने क्या कहा गया है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं से वो फिर से अवेलेबल हो जाता है और वो पूरा का पूरा 78% ही रहता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. जैसे कि मैंने बताया आपको, कुछ बैक्टीरिया होती है, जैसे कि उन्होंने नाम बताया ब्लू ग्रीन अलगी, वो सॉइल में प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है कि नाइट्रोजन को फिक्स करके उनको कुछ अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके फिर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोवाइड करती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस अनस्टेबल usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Okay, then nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compound. Animal feeding on plant get this protein and other nitrogen compound, और animals जो भी वो plants खाते हैं उनको भी उस तरीके से नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो है वो नाइट्रोजन साइकिल है। वो नाइट्रोजन साइकिल बताने से पहले और 2 पॉइंट्स है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में प्रेजेंट होती है वो क्या करते हैं कि ये जो डेड प्लांट और एनिमल है इनको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और फिर से जो दूसरे जो प्लांट्स है उनको नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करते हैं, इनका कुछ पार्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो गैस फिर से एटमॉस्फेयर में जाके नाइट्रोजन का लेवल कांस्टेंट रखती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। उसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब ये डायग्राम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और फिर आप अब एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ब्लू ग्रीन अलगी क्या करते हैं कि नाइट्रोजनस जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ओके, उसके बाद में क्या होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। उसके बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। और बीच में से आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम लाइटनिंग भी करती है। सो लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। उसके बाद में भी कंपाउंड बनता है नाइट्रोजन का, फिर अपटेक बाय प्लांट्स, और प्लांट को कौन ईट करता है, एनिमल ईट करते हैं। और उसके बाद में क्या बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। और उसके बाद में फिर से बैक्टीरिया टर्न द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, और फिर से वो जो नाइट्रोजन जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में जाके एज ए नाइट्रोजन गैस, जो मतलब नाइट्रोजन का लेवल कांस्टेंट रखता है। सो ये जो पूरी साइकिल होती है नाइट्रोजन की, उसकी वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन की जो लेवल होती है वो कांस्टेंट रहती है। सो इस चैप्टर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे फ्रेंड्स है या एनिमी है ये हमने देखा। ठीक है, दोनों ही तरीके से देखे, वो फ्रेंड्स भी है एनिमी भी है। ठीक है, और हमें हमारी हाइजीन को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है अगर हमें उनसे हमारा बचाव करना है तो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर था बड़ा था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इजीली समझा पाऊँ और अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चीज़ें नहीं पसंद आई, जो चीज़ें आपको
नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ उसे कमेंट भी कीजिए, और आपको क्या क्या वीडियोस चाहिए, किस किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ना किया हो तो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन्स आते हैं वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं आपको वीडियोस जब भी मैं चैनल पर वीडियोस डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियोस आया हुआ है, और आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो एन्जॉय योर डे, और प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।